डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत, पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम ऋतिक है और मैं न्यू दिल्ली का रहने वाला हूँ। यहाँ पर मैं एक आईटी कंपनी में काम करता हूँ, लेकिन मेरे पिता हमेशा कहते रहते हैं कि इस सैलरी से तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, तुम्हें किसी और शहर जाना होगा। मेरे पिता के पास अच्छे पैसे हैं, वो एक बिजनेसमैन हैं, लेकिन मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था। मैं खुद जॉब करना चाहता था, उसके बाद मैं पापा का बिजनेस चला ही सकता था। लेकिन एक बार मैं साबित करना चाहता था कि शुरू से मैं भी कुछ बन सकता हूँ। मेरे पिता ने हमेशा मेरा साथ दिया, मुझ पर कभी जोर ज़बरदस्ती नहीं की गई, इसीलिए मैं हमेशा खुश रहता। लेकिन यहाँ इस सैलरी में मैं कुछ साबित नहीं कर सकता था, तो मैंने अपना रिज्यूमे हर जगह फैला रखा था, अपने दोस्तों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास, और अंत में मुझे कॉल आ ही गई। वेस्ट बंगाल के एक छोटे से शहर में एक आईटी कंपनी में मुझे अच्छी सैलरी मिल रही थी और इसीलिए मुझे वहां पर जाना था। पिता मुझे खुद से दूर भेजना नहीं चाहते थे, लेकिन मैंने भी कह दिया था अगर वहां पर काम अच्छा हुआ तो मैं वहीं पर सेटल होना पसंद करूंगा। पिता की आंखें थोड़ा नम थी और उन्होंने मुझे वहां पर भेज दिया। यहाँ मैं बिल्कुल अकेला था और खुद का घर भी खरीद सकता था, क्योंकि मेरी सैलरी ही इतनी अच्छी लगी थी। मैं अपने पिता को टक्कर दे रहा था और इसकी खुशी भी अलग सी ही होती है। पहले मेरे पिता कहते रहे थे यहाँ पर कोई फ्लैट खरीद लेना और वहाँ पर रहना शुरू कर देना, लेकिन मैंने पिता से कह दिया था फ्लैट नहीं खरीदूंगा, कोई घर ही बनाऊंगा। लेकिन मैं जल्दबाजी में घर खरीदने में बिल्कुल यकीन नहीं किया करता था। मेरा मानना था जहाँ पर भी आप रहते हैं, बहुत लंबा समय रहने के बाद ही आपको घर खरीदना चाहिए, क्योंकि आपको लोकेलिटी का पता चल जाता है, वो जगह कैसी है, लोग कैसे हैं, आपको घर सूट करेगा या नहीं। वहाँ किराए पर रह सकते हैं और उसके बाद उस घर को खरीद भी सकते हैं। मेरे लिए ये अच्छा था और इसी कारण मैं किराए के लिए मकान ढूंढना शुरू हो गया था। ऐसा मकान जिसे मैं भविष्य में खरीद भी सकूं, मुझे कम पैसों में मिल जाए ताकि मेरी बचत भी हो जाए। मेरी ये आईटी कंपनी शहर के बिल्कुल बीचों बीच थी और यहाँ से आसपास घर ढूंढने में परेशानी हो रही थी। बहुत ज़्यादा महंगे घर थे यहाँ पर। इसके बाद मैं शहर से थोड़ा बाहर घर ढूंढना शुरू हो गया। नई नई कॉलोनी यहाँ पर बहुत सारी थी और कुछ कॉलोनी में सस्ते घर मिल भी रहे थे। मैंने उन मकान मालिकों से बात कर ली थी कि मैं कुछ समय यहाँ पर रहूँगा किराए पर, उसके बाद अगर मुझे घर अच्छा लगा तो मैं खरीद लूँगा। लेकिन कुछ लोग मानते, कुछ लोग बिल्कुल नहीं मानते। इस तरह मुझे एक घर पसंद आ गया था और उसके मालिक ने हाँ भी कर दी थी। आखिरकार उस कंपनी से आधे घंटे की दूरी पर वो घर था और मैं गाड़ी से बड़ी आसानी से जा सकता था। मैंने अपना थोड़ा बहुत सामान जो अपने शहर से यहाँ मंगवाया था उसे उस घर में शिफ्ट करवा दिया। जैसे ही मैं उस घर में गया, मुझे तब पता चला ये घर इतने सस्ते में क्यों मिल रहा है। सिर्फ एक ही पड़ोसी था जो मेरे घर के बिल्कुल सामने बने हुए उस घर में रह रहा था। आसपास के बाकी सारे घर बिल्कुल बंद पड़े थे। कभी यहाँ पर बहुत सारे पड़ोसी रहा करते होंगे, लेकिन अब हर कोई यहाँ से दूर जा चुका था। मैंने इसका कारण उस मकान मालिक से पूछा था और उसने कह दिया था ये कॉलोनी नई नई बनी है, कुछ ने घर खरीदे, लेकिन शहर से दूर होने के कारण उन्होंने घर को छोड़ दिया। अब शहर इस तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और इन ज़मीन की कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। आपको 6-7 महीने का इंतज़ार करना होगा, सारे घर बिक जाएंगे। जिस तरह से आप इस घर में किराए पर रहने के लिए आए हैं और यकीन कीजिए 2-4 महीनों में आप इसे खरीदने का मन बना लेंगे, उसी तरह और लोग भी आ जाएंगे। उसकी बातों पर मैंने यकीन कर लिया था। ये कॉलोनी शहर के काफ़ी बाहर थी और आसपास बिल्कुल वीरान पड़े बिल्कुल नए घर थे। कभी तो यहाँ पर रहने के लिए लोग आएंगे, यही सोचकर मैं अपने घर में बिल्कुल ठीक ठाक रहने की तैयारी कर चुका था। जैसे ही पहली रात मैं उस घर में रहा था, आसपास से वीरान जगहों में जैसी आवाज़ें आती हैं यहाँ पर भी वैसी ही आ रही थी। यहाँ पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा लगाए गए थे, पीछे घने घने गार्डन बनाए गए थे, लेकिन उनकी सफाई नहीं की गई थी। वहाँ काफ़ी पेड़ लगे हुए थे, शायद वहाँ पर जानवर भी रहते होंगे। आसपास जंगल का इलाका है,
लेकिन यहाँ से लगभग आधे किलोमीटर की दूरी पर है। अगर हम चलकर जाएं तो वहाँ जंगल में भी जा सकते हैं, लेकिन उस तरफ जाने का सही रास्ता कोई नहीं है। मैं तो अपने घर में रहूँगा, गाड़ी से ही जाऊँगा, चलकर कभी भी उस तरफ नहीं जाऊँगा, ये मैंने ठान लिया था। पहली रात थी ये, 10 बजे के करीब। बाहर से अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी। ऐसा लग रहा था कोई बहस कर रहा। मैं जैसे ही घर से बाहर निकला, मैंने बाहर वाली वो लाइट जलाई। शायद उस लाइट की रोशनी के कारण ही जो बहस कर रहा था वो बिल्कुल शांत हो गया। बाहर निकलकर मैं इधर उधर झांकने लगा, आखिर कौन था जो बहस कर रहा था। लेकिन मुझे दूर दूर उस सड़क पर कोई नज़र नहीं आया। तभी दिमाग में वो ख्याल आया, यहाँ सिर्फ सामने वाले घर में ही वो रहता है एक आदमी, उसके सिवा पूरी की पूरी कॉलोनी ही खाली है। और अगर वो अकेला रहता है तो बहस किससे कर रहा होगा। थोड़ा आगे चलकर भी मैंने देखने की कोशिश की थी, कोई अनजान तो नहीं जो इस कॉलोनी में घुस आया है, लेकिन दूर दूर तक कोई नज़र ही नहीं आया। थोड़ी बहुत आवाज़ें, ऐसा लग रहा था कोई भारी चीज़ ज़मीन पर मारी जा रही हो, और ये आवाज़ हमारे पड़ोसी के घर के पीछे वाले गार्डन से आ रही थी। मैंने पहले तो सोच लिया था उस तरफ जाकर पता करूं, आखिर उन्हें कोई परेशानी तो नहीं, लेकिन फिर मेरा मन थोड़ा बैठा हुआ था और आज मैं काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था। घर की सफाई भी की थी और सामान भी टिकाया था। मैंने सोचा घर की तरफ निकलता हूं और लाइट को ऑन ही छोड़ दूंगा। अगर उन्हें मदद की ज़रूरत हुई तो मेरे घर की लाइट जल रही है, पता चल जाएगा इस घर में नया किराएदार आ चुका है और मुझसे आकर वो पूछ सकते हैं। मैंने वो लाइट पूरी रात के लिए चलती ही छोड़ दी थी और सुबह तक वो आवाज़ें आती ही रही थी। अजीब अजीब सी आवाज़ें, कभी कोई भारी चीज़ ज़मीन पर मारी जा रही थी तो कभी दीवार पर जैसे कोई और चीज़ मारी जा रही हो, लेकिन उस तरफ से अब किसी के बोलने की आवाज़ नहीं आई थी। 12 बजे के करीब मुझे नींद आई थी क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था। फिर भी ध्यान उन आवाज़ों की तरफ था। अचानक मेरी आँख लग गई। मैं जब भी सोता हूँ बिल्कुल ऐसे सोता हूँ जैसे बाहर कुछ भी हो रहा हो, नींद खुलती ही नहीं मेरी, और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था। सुबह 9 बजे मेरी नींद खुली और मुझे आदत है कि सुबह सुबह मैं सैर करने के लिए ज़रूर जाता हूँ। मैंने यहाँ काम पर ज्वाइनिंग के लिए ये कहा था कि मुझे 1 हफ्ता सेट होने में लगेगा, उसके बाद मैं काम पर जाया करूँगा। वहाँ उस कंपनी का मालिक भी मान गया था। अब मैं यहाँ पर 1 हफ्ता रहने वाला था और तब तक यहाँ जान पहचान बनानी थी, ये सोचा था मैंने। लेकिन पड़ोसी ही एक है, बड़ी आसानी से उससे मिल लूँगा मैं। बाहर 9 बजे सैर के लिए निकला था और आगे तक चलता गया था मैं। बाहर मुझे एक इंसान तक नज़र नहीं आया। यहाँ कई जानवर थे, कुत्ते यहाँ पर भरे पड़े थे, लेकिन कोई भी कुत्ता जैसे उठ नहीं रहा था। हर कुत्ता 9 बजे भी सोया हुआ था। मेरे पैरों की आवाज़ सुनकर भी वो हिल नहीं रहे थे, जैसे मरे हुए कुत्ते सड़क पर पड़े हों। मैं अब चलता चलता काफ़ी आगे तक निकल गया था। मुझे काफ़ी लंबी सैर करने की हमेशा से आदत रही है। मैं उस कॉलोनी से थोड़ा सा आगे भी निकला था। मैं आगे जाकर देखना चाहता था कि यहाँ पर किन किन घरों में लोग रहते हैं। मुझे ये बताया गया था कि इस कॉलोनी में कोई नहीं रहता, लेकिन आसपास और भी कई कॉलोनी थी। मैं दूसरी कॉलोनी में पहुँचा, वहाँ भी हर घर के आसपास बहुत ज़्यादा घास उगी हुई थी। उस घास को देखकर ये तो पता चल ही रहा था कि वहाँ पर भी कोई नहीं रहता। मैं जैसे जैसे आगे जाता गया मुझे हर घर बंद ही नज़र आता गया। मैं आगे वाले गार्डन में भी पहुंचा, वहां भी बहुत ज़्यादा झाड़ियां उगी हुई थी। ये इस बात का सबूत थी कि वहां पर घूमने के लिए भी कोई नहीं आता। मैं 3 किलोमीटर तक आगे गया था और आगे एक भी घर में मुझे कोई इंसान तक नज़र नहीं आया। बहुत सारे कुत्ते, बहुत सारे कौवे, वहां पर जानवर थे, लेकिन इंसान का नामो निशान तक नहीं था। अब काफ़ी आगे निकलने के कारण मुझे वापस जाना था और वापस मैं एक और रास्ते से जाना चाहता था। मुझे लग रहा था कि वो रास्ता भी घर की तरफ ही जाएगा। मैं उस तीसरी कॉलोनी की तरफ चल पड़ा था। वहाँ से घूमता हुआ मेरी कॉलोनी में जाने का भी एक रास्ता था। मैंने गूगल मैप पर चेक किया और उसी के सहारे आगे बढ़ता गया। गूगल मैप में तो कई घर दिखाए गए थे, लेकिन यहाँ पर वो घर मौजूद नहीं थे, बस झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ थी। आगे वाले घरों में घूमते हुए भी मुझे कोई इंसान नज़र नहीं आया, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे मरे हुए जानवर, कौवे और पंछी दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर कोई बीमारी फैली हो जिसने सब जानवरों को मार दिया हो।
धीरे धीरे दिल घबराता सा जा रहा था। उन रास्तों से गुजरना बहुत भयानक लग रहा था। मैं सोच रहा था जब भी मैं चलकर बाहर कहीं जाया करूंगा तो मुझे डर बहुत लगेगा अगर अंधेरा हुआ। यहाँ पर स्ट्रीट लाइट तो लगी हुई है, लेकिन कभी रात को सफ़र करके देखूंगा। मुझे रात को 10 बजे के करीब सैर करने की आदत है, लेकिन यहाँ कोई इंसान तक मौजूद नहीं। लेकिन मैं भूतों से नहीं डरता। डरना तो जानवरों से चाहिए और इंसानों से चाहिए। वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं। भूत प्रेत तो सिर्फ कहानियों तक सीमित होते हैं। धीरे धीरे चलता हुआ लगभग आधा घंटा लगा मुझे। मैं उस कॉलोनी के बीच से भी निकला। मुझे कोई भी ऐसा घर नहीं दिखा जिसमें कोई रहता हो। लगभग 100 से ज़्यादा घर देखे थे मैंने। एक भी घर में एक भी इंसान नहीं, बस जानवर और पंछी। उसके बाद मैं अपनी कॉलोनी में आ गया और सीधा रास्ता था हमारे घर का। जैसे ही मैं पहुंचा अपने घर के करीब, मुझे नजर आया सामने वाले घर में वो आदमी बाहर घास की कटाई कर रहा था। इंसान को यहाँ पर देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और वैसे भी पड़ोसी से जान पहचान तो बनानी ही चाहिए। उसके बाद मैं सीधा उसके पास गया और उसके पास जाकर मैंने उसकी पीठ पीछे से आवाज़ लगाकर कहा, हेलो सर। लेकिन मेरी आवाज़ सुनकर वो बहुत ज़्यादा घबरा गया और आगे की तरफ गिर पड़ा। मुझे देखकर वो हक्का बक्का सा रह गया था और मुझे भी अपनी गलती का एहसास हुआ। ऐसी खाली कॉलोनी में अगर कोई अकेला रहता हो तो बाहर से किसी की आवाज़ सुनाई भी दे तो वो डर ही जाता होगा ना। ये भी उसी तरह डर गया होगा। मैंने उससे माफ़ी मांगी और उसे पकड़कर खड़ा किया। उसके बाद वो मेरी तरफ घूरता रहा और मैंने माफ़ी मांगते हुए कहा, सर मैं आपके सामने वाले घर में रहने के लिए आया हुआ हूँ। अभी तो किराए के लिए ये मकान लिया है और मैं सोच रहा हूँ भविष्य में इसे खरीद भी लूँगा अगर यहाँ पर और भी कई लोग रहने के लिए आ जाएं। मैं आपका पड़ोसी हूँ, मेरा नाम है ऋतिक। इसके बाद उस आदमी ने भी मुझसे हाथ मिलाया और हम दोनों बातें करने लगे। मैंने उससे कहा, अगर आप घास की कटाई बाद में कर लें तो हम चलते चलते बातें करें। मुझे सैर करने की आदत है और काफ़ी दूर से सैर करके आया तो हूँ, लेकिन बातें करते हुए थोड़ा और चला जा सकता है। वो मेरे साथ चलने लगा। मैं उससे कह रहा था कि यहाँ पर कोई नहीं रहता और वो भी मुझे जवाब दिए जा रहा था, नहीं नहीं, 1 साल पहले ये घर खरीदा गया था, बाद में वो बेचकर चले गए। यहाँ पर कई घर प्रॉपर्टी डीलर्स ने बनवाए हैं लेकिन उन्हें बेचा नहीं है। मैं भी ये घर लेकर एक तरह से फंस ही गया, क्योंकि मुझे कहा गया था 1-2 साल में यहाँ पर कई लोग रहने के लिए आएंगे। आए तो यहाँ पर रहने के लिए, लेकिन वो भाग गए या चले गए। ऐसी खाली कॉलोनी में कम ही लोग आते हैं। उसकी बातें सुनकर मैं भी कहने लगा था, हाँ ये तो है, ऐसे खाली घरों में कौन रहने के लिए आएगा। खाली कॉलोनी बिल्कुल आपका अकेला घर था, अब हम पड़ोसी हो गए हैं। लेकिन मुझे इस घर का मालिक कह रहा था यहाँ धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा लोग रहने के लिए आ जाएंगे क्योंकि शहर बाहर की तरफ बढ़ रहा है। उसने भी हाँ में सर हिला दिया। हाँ सुना तो मैंने भी यही है, लेकिन 2 सालों से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ। कभी कभी लोग आते हैं, कभी छोड़कर चले जाते हैं। अब तो खाली रहना पड़ता है। सारे पैसे मैंने इसी घर पे लगा रखे हैं। मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, अब गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। उससे बातें करते करते हम काफ़ी आगे निकल आए थे। उसने मुझे कई घर दिखाए जो पहले बेचे जा चुके थे, लेकिन वहाँ रहने वाले उन घरों को छोड़कर कहीं और चले गए। शायद शहर के बीच में उन्होंने घर ले लिए होंगे। ये कॉलोनी काफ़ी अच्छे अच्छे घरों से भरी पड़ी थी, भले ही ये खाली ही थी। ऐसे ही चलते चलते हम वापस आ गए। उसके बाद और बातें करने लगे। मैंने पूछा, ये कुत्ते हमेशा सोते रहते हैं? मैंने तो अमूमन देखा है कि कुत्ते रखवाली करते हैं, लेकिन यहाँ तो बहुत सोतड़ू कुत्ते हैं। इसी के साथ यहाँ कौवे पंछी बहुत मरे हुए पाए जाते हैं। इसका क्या कारण है? वो कहने लगा, इसका कारण मुझे भी नहीं पता। मैंने भी बहुत ज़्यादा ऐसी ही चीज़ें देखी हैं। इस कॉलोनी में और भी बहुत अजीब सी घटनाएं सुनने को मिलती हैं। धीरे धीरे तुम्हें भी पता चल जाएगा। वो मेरी तरफ गंभीर नज़र से देख रहा था और कुछ समय के लिए मैं भी सन्नसा हो गया। उसके बाद उसने मेरे कान के पास आकर कहा, भूतों से तो नहीं डरते, यहाँ पर बहुत अजीब घटनाएं होती हैं। उसकी ये बात सुनकर मेरी हंसी निकल गई थी। मैं भूतों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता। किस्से कहानियों की बातें सच थोड़े ना होती हैं। कहानियों तक सीमित होते हैं भूत, और मुझे डराने के लिए ऐसी चालाकी नहीं चलेगी। हंसते हंसते मैंने कहा था, हाँ यकीन तो करता हूँ। मेरी जेब में भी 2-3 तो घुसे ही रहते हैं। कभी कभी टांगों को काटते हैं, कभी कभी सर में खुजली करते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं डरता। वो भी मेरी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा हंसने लगा था और मुस्कुराते मुस्कुराते वो मेरे साथ ही घर की तरफ चल पड़ा था। उसके बाद जैसे ही हम अपने घर के करीब आए, वो अपने घर की तरफ चल पड़ा, मैं अपने घर की तरफ चल पड़ा। दूर से उसने आवाज़ लगाई थी, कभी बताना, एक साथ कहीं घूमने जाना हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। बहुत समय हो गया, कोई दोस्त नहीं मिला मुझे।
उसके बाद घर की सफाई का काम था, सामान को टिकाना था और दोपहर को भूख ही नहीं लगी मुझे। पूरा दिन ऐसा काम करने में ही लग गई। मैंने बार बार अपनी गाड़ी घुमाई, शहर से सामान लेकर आया, उस सामान को टिकाया और पूरा दिन निकल गया। लगभग रात के 9 बजे तक मैं एक काम करता ही रहा था। उसके बाद मुझे आदत है खास सामान खास जगह टिका कर रखने के लिए। बेड के पास मैं पानी का गिलास ज़रूर रखता हूँ, इसी के साथ एक जग में भी पानी भरकर रखता हूँ। खाने का सामान अपने बेड के करीब रखता हूँ। ऐसा बहुत सारा सामान पास में पड़ा होता है। लेकिन मैंने 9 बजे ध्यान दिया, मेरा जो गिलास पानी से भरा था उसका रंग काला सा हो गया था, जैसे किसी ने उसमें कोई चीज़ डाल दी हो। अब मैं कुछ समय के लिए डर सा गया था, क्या यहाँ पर कोई आकर गया है जिसने पानी में कुछ डाल दिया है। उसके बाद मैंने जग चेक किया। उस जग के अंदर जो पानी भरा था वो भी काला हो चुका था, उसमें भी जैसे कोई चीज़ डाली गई थी। घबराया घबराया मैं उस दरवाजे की चिटिकनी चेक करने लगा, उन खिड़कियों की चिटिकनी चेक करने लगा। उसके बाद इधर उधर झांकता रहा था मैं। मुझे डर था मेरे घर के अंदर कोई है, कोई तो है जो मेरे पीने वाले पानी में कुछ डाल रहा है। कौन हो सकता है? मैंने अपने घर का हर कोना चेक कर लिया था। उसके बाद मैं ये सोच रहा था इस पानी को चेक ज़रूर करवाऊंगा, कल मैं किसी लैब में लेकर जाऊंगा। आखिर ये पानी अपने आप काला कैसे हो गया और इसमें डाला क्या गया है? क्या कोई जहर डाला गया है मुझे मारने के लिए? यहाँ कौन आ सकता है? या तो इस मकान का मालिक आ सकता है या पड़ोसी आ सकता है, हो तो कुछ भी सकता है। हमेशा मुझे पानी पीकर सोने की आदत है। उस रात मैं बिना पानी पिए सोया था। वहाँ मुझे पानी काला होने का डर इस तरह सता रहा था कि नींद आ ही नहीं रही थी और टुकड़ों में मैं सो रहा था, जैसे छोटी छोटी झपकियाँ लेते हैं। हर बार कोई आवाज़ होती मैं डर कर उठ जाता। वो आवाज़ जो पड़ोसी के घर के पास से आ रही थी उसने तो पूरी रात परेशान किया था, लेकिन मैं घर से बाहर निकलना नहीं चाहता था। पहले तो पता लगाऊंगा पानी काला कैसे हुआ। जैसे ही मैं सुबह उठा पहला ख्याल यही था, पानी लैब में लेकर जाऊंगा। पानी की तरफ ध्यान दिया मैंने, पानी बिल्कुल साफ था, जग में वो पानी भी बिल्कुल साफ। मैं हैरान और परेशान, आखिर कैसे रात को ये पानी काला था, अब ये पानी बिल्कुल साफ हो गया। लेकिन मन की शंका तो दूर करनी ही थी। मैंने वो जग वाला पानी और वो ग्लास वाला पानी लिया और गाड़ी में रख दिया। उसके बाद मैं सीधा शहर की उस लैब में चला गया जहां इस तरह पानी का परीक्षण किया जाता है। वहां मैंने पानी चेक करवाया और उन्होंने कहा इसका TDS 50 से कम है, उससे ज़्यादा इसमें कुछ मिलाया ही नहीं गया, बिल्कुल शुद्ध पानी। मैं हैरान और परेशान था, आखिर कैसे हो सकता है? रात को ये पानी पूरा काला फिर गया था, मैंने उन्हें कहा। लेकिन वहाँ लैब में बैठे सब आदमी यही कह रहे थे, पानी अपने आप काला नहीं हो सकता और अगर काला हो चुका है दोबारा सफ़ेद नहीं हो सकता। हमने तो पूरी तरह से चेक कर लिया है, इसमें कुछ मिनरल हैं, यहाँ TDS 50 से कम है, इसमें कुछ भी मिलाया नहीं गया, शुद्ध पानी है। शायद आपको भ्रम हुआ होगा। आप कह रहे हैं ना रात को ये हुआ, शायद आप नींद में होंगे इसीलिए आपको भ्रम हो गया। मैं सोचता रह गया था और उस लैब से बाहर आ गया। जग का पानी भी साफ था, ग्लास का पानी भी साफ था। मेरे सामने उस जग का पानी उस लैब में बैठे उस लड़के ने पिया था। उसके बाद हिम्मत मैंने भी की, मैंने भी वो पानी पिया। ना कोई स्वाद में फ़र्क। मुझे भ्रम ही हुआ होगा, ये सपना तो नहीं लग रहा था, बिल्कुल सच्चा था। ये कैसे हो गया? मैं अब गाड़ी लेकर दोबारा अपने घर में आ चुका था और घर में उस जग और उस पानी को मैंने वहीं टॉयलेट में गिरा दिया। उसके बाद मैं दोबारा बेडरूम में आ गया और अब मैं सोच रहा था करूं तो करूं क्या। यहाँ सफाई का काम अब भी पड़ा था क्योंकि ये 2 मंजिला घर था और पूरा घर ही मैंने किराए पर लिया हुआ था। अब ऊपरी मंजिल की सफाई करता हूँ। जैसे ही मैं दूसरी मंजिल पर पहुँचा वहाँ मैंने देखा खाने पीने का बहुत सारा सामान पड़ा था। आधा सामान तो जैसे खराब हो चुका था, एक्सपायरी डेट सब चीज़ों की निकल चुकी थी और आधा ताज़ा खाना था जो खराब हो चुका था, गल चुका था, उनमें कीड़े पड़ चुके थे। खाने का सामान ऊपर वाले इस फ्लोर में भरा पड़ा था। उसकी सफाई करने में बहुत ज़्यादा समय लग गया मुझे। पूरा दिन मैं सफाई करता रहा और जैसे ही शाम के 6 बजे मैं थक चुका था, लेकिन मेरी टांगें नहीं थकी थी। मेरे ऊपरी शरीर का हिस्सा थक गया था। मुझे सैर करने की आदत है, टांगें इतनी आसानी से थकती नहीं। मैंने सोचा आज बाहर सैर करके आता हूँ, लेकिन अगर मैं सैर करते करते ज़्यादा दूर निकल गया तो आकर खाना भी तो बनाना है। तो मैं खाना बनाने के लिए लग गया। लगभग 8 बजे। 8 बजे के बाद मुझे बाहर सैर करने के लिए जाना पड़ा था और जैसे ही मैं बाहर निकला आज माहौल बदला बदला सा था। यहाँ हालात अजीब से हो चुके थे।
वो ठक ठक की आवाज़ पड़ोसी के घर के पीछे से आ रही थी। उस तरफ मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मैं आगे की तरफ बढ़ चला था। स्ट्रीट लाइट बीच बीच में चल रही थी, बीच बीच में बंद सी हो जाती। मैं जैसे जैसे आगे जाता गया मुझे नजर आया रात के वक्त ये कुत्ते, ये जानवर जैसे जाग रहे थे जो दिन के वक्त सोतड़ू की तरह सोए ही रहते हैं। अब ये जानवरों की हरकतें भी बहुत अजीब सी। उनकी आंखें बिल्कुल काली काली सी, जबकि रोशनी पड़ने से जानवरों की आंखें चमकने लगती हैं, कभी हरी कभी नीली, लेकिन इनकी बिल्कुल काली। वो मुझे इस तरह से घूर रहे थे जैसे वो सोच समझ वाले जानवर हों। थोड़ा सा आगे निकला था मैंने, मुझे पहले से कुछ अजीब लग ही रहा था। मेरे दिमाग में आ ही नहीं रहा था क्या अजीब है, क्या अंधेरे में सैर करना अजीब है, या ये जानवर वहां मरे पड़े पंछी अजीब हैं, या हवा में उड़ रहे वो पंछी जो रात को भी साफ साफ दिख रहे थे जैसे उनका घर उजड़ गया हो और उन्हें हवा में उड़ते रहना हो। तभी ध्यान गया पेड़। पेड़ बहुत अजीब हैं, काले रंग के पत्ते, काले रंग की टहनियां। ये पेड़ गल चुके हैं, जबकि दिन के वक्त तो ऐसे नहीं थे। हर पेड़ गला गला सा, काली टहनियां, काले पत्ते, आसपास माहौल ऐसा ही। चलते चलते काफी दूर निकला था और दूर पेड़ बिल्कुल हरे। एक खास जगह थी जिसके पीछे वाले पेड़ बिल्कुल काले, पत्तियां काली, टहनियां काली, जबकि आगे वाले सब पेड़ बिल्कुल हरे भरे से हवा में हिल रहे। वो पंछी वो पीछे वाले इलाके में हवा में उड़ रहे थे। यहाँ तो पंछियों की आवाज तक नहीं, बिल्कुल शांति से जमीन पर लेटे हुए वो अजीब से जानवर। यहाँ माहौल बिल्कुल सही था, बस उस घर के पास ही कुछ ऐसा था। थोड़ी दूर आगे गया मैं, आगे कुछ भी अजीब नहीं लगा। स्ट्रीट लाइट बिल्कुल सही से काम कर रही थी, वहाँ रोशनी भी अच्छी थी। और अब कुछ लोग दिखे मुझे जो यहाँ पर बाइक पर घूम रहे थे। उन्हें देखकर मुस्कुराया मैं, क्योंकि यहाँ किसी और को देखने में बहुत खुशी हुई थी। शायद एक पिता अपनी बेटी को वहाँ पर मोटरसाइकिल चलाना सिखा रहा था। उन्हें देखकर भी मैं मुस्कुरा दिया। उसके बाद वो मुझे जैसे ही देखे वापस घुमा लिया उन्होंने वो मोटरसाइकिल। वो बड़ी तेजी से वहाँ से निकल गए जैसे घबरा गए हों। अब मैं वापस आ गया था। मैं ऊपर से थका हुआ था और अब टांगें भी अब थकने लगी थी। मैंने सोचा वापस चलता हूँ। वही लाइन तक सब कुछ ठीक। जैसे ही घर के करीब आना शुरू हुआ, वो गले हुए पेड़, काले पत्ते, काली टहनियां, जैसे आज कुछ ऐसा हुआ हो जिसने हर चीज को सड़ा कर रख दिया हो। वो गंदी सी बदबू, वो उड़ रहे पंछी, चमगादड़ जमीन पर बैठे हुए थे। वहां हालात बदले बदले और जैसे जैसे मैं घर के करीब आता गया ऐसा लगने लगा मौसम खराब हो रहा हो। वहाँ हवा सी चलने लगी थी, लेकिन दूर वाले उन पेड़ों को हिलते हुए नहीं देखा, बस यहीं पर हवा जैसे बंधी हुई थी। मैं अपने घर के और करीब आता गया और वहाँ जानवर उसी तरह से बैठे हुए थे जैसे वो मूर्ति बन गए हों। एक कुत्ते को मैंने बुलाने की कोशिश की, लेकिन वो हिला तक नहीं। धीरे धीरे चलता हुआ मैं उसके करीब गया और उसकी आंखें इस तरह से थोड़ी थोड़ी हिल रही थी जैसे वो कुछ सोच रहा हो। उसके बाद वो चलता हुआ मेरे करीब आया। मुझे इस तरह से सूंघने लगा जैसे वो समझदार कुत्ता हो। मुझे सूंघ कर वो अपनी जगह पर जाकर बैठ गया और उसने अपनी आंखें नीचे की तरफ कर ली। हर जानवर वहाँ अजीब सी हरकतें कर रहा था, लेकिन हर तरफ घास तक काली दिख रही थी। हर चीज़ सड़ चुकी थी, जैसे कोई बुरी शक्ति ने हर चीज़ सड़ा दी हो। मैं अपने घर के बिल्कुल करीब था और अब पड़ोसी के घर से आ रही वो आवाज़ मुझे परेशान करने लगी। घबराया हुआ मैं सोचता गया, करूं तो करूं क्या? जाकर देखूं कोई परेशानी तो नहीं। नहीं, कल सुबह पूछूंगा, एक बार पता तो कर लूं। वैसे भी ये आवाज़ पहले भी आ रही थी, आज भी वैसी ही तो आवाज़ आ रही है। वो कोई काम करता होगा ना। मैंने उससे पूछा नहीं वो काम क्या करता है, शायद रात को कोई काम करता हो। ये सोचकर मैं अपने घर के अंदर आ गया था, लेकिन वो आवाज़ें बंद नहीं हुई थी, वो आवाज़ें अब भी आ रही थी। मैं इसके बाद किचन में गया क्योंकि मुझे भूख लग रही थी, लेकिन वहाँ फिल्टर में वो पानी भी काला हो चुका था। आंखें मलता रहा मैं। पानी काला? क्या मैं सपने में हूँ? ये सच नहीं हो सकता, लेकिन फिल्टर में पानी काला था। मैंने ग्लास में पानी भरा, वो काला था। उसके बाद टंकी का पानी भी काला ही निकला। मैं बाथरूम में गया था, शॉवर में भी पानी काला आ रहा था। वो जग में भरा पानी भी काला और ग्लास में भरा पानी भी काला। मैं परेशान हो चुका था, ये क्या होता है? रात को पानी काला कैसे हो जाता है? मैंने मोबाइल की लाइट जलाई, उस गिलास में मारी, सच में वो काला ही था। मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ था, ये सच है। मैंने सोचा पानी पीऊँगा ही नहीं। पानी पीकर मैं क्या करूँगा? मैं खाना खाता हूँ।
मैं जैसे ही किचन में उन बर्तनों के पास गया जहां मैं पहले से खाना बनाकर गया था, 5 रोटियां बनाई थी मैंने, आलू गोभी की सब्जी बनाकर गया था। मैंने उसका ढक्कन उठाया, वो काली सब्जी थी। आलू गोभी की वो पीले रंग की हल्दी से मथी हुई सब्जी काले रंग की हो चुकी थी, जैसे किसी ने उसमें राख डाल दी हो। मैं चम्मच से हिला हिला कर देखता रहा। वो काली सब्जी भयानक लग रही थी। डिब्बे में रखी वो रोटियां जली हुई काली रोटियों की तरह थी, सड़ी हुई बदबू उनसे आ रही थी। मैंने उन रोटियों को फेंक दिया और मैं सोचने लगा करूं तो करूं क्या। जैसे ही मैंने वो बड़ा सा डिब्बा खोला जिसमें आटा रखा था, मैंने सोचा था उस आटे को गूंथूंगा, दोबारा रोटियां बनाऊंगा, लेकिन नहीं, वो आटा काला हो चुका था। वो आटा नहीं, राख लग रहा था। खाने की कोई और चीज़ ढूंढता हूँ। फ्रिज में रखे वो अंडे, वो सफ़ेद छिलके वाले अंडे, जैसे ही तोड़े अंदर से काले रंग की चीज़ निकली। ऐसा लग रहा था उन अंडों में तेल भरा हो। मेरे हाथ काले फिर गए थे। मैंने अपने हाथ बड़ी मुश्किल से साफ किए, करता भी किससे, पानी भी तो काला ही है। वहाँ टिश्यू पेपर से बड़ी मुश्किल से मैंने हाथ साफ किए। हर खाने की चीज़ सड़ चुकी थी, वहाँ कुछ भी सही नहीं था। मैं अपने बेडरूम में आकर बैठ गया था और सोचे जा रहा था करूं तो करूं क्या। पड़ोसी के पास चलता हूं ना, वहां से आवाज़ आ रही है, पूछने के बहाने जाऊंगा और उससे ये भी कहूंगा यहाँ होता क्या है, सब कुछ काला कैसे हो जाता है। कुछ तो है आज रात, यहाँ बीमारी तो नहीं फैली जिसने हर चीज़ को काला कर दिया। कल भी तो ऐसा हुआ था, लेकिन मैंने कोई और चीज़ चेक नहीं की थी। मैं सीधा चलता हुआ पड़ोसी के पास गया, लेकिन वहाँ मैंने जो देखा, मैं स्तब्ध रह गया था। वहाँ वो पड़ोसी अकेला नहीं था, कोई और भी था। एक लंबा चौड़ा सा आदमी जो मेरे पड़ोसी को धक्का दिए जा रहा था। वो बार बार उसे धक्का दे रहा था, उसे मारने की कोशिश कर रहा था, उसके मुंह पर मुक्के मार रहा था, उसे पकड़ पकड़ कर दीवार पर मार रहा था। मैं डर गया था उस लंबे चौड़े आदमी से। उसके हाथ में एक चाकू भी था। मेरी आंखों के सामने उसने वो चाकू मेरे पड़ोसी के पेट में घुसा दिया। मैं खड़ा खड़ा वहाँ सन्न हुआ। मुझे पता है हमारा फर्ज बनता है जब किसी को मुसीबत में देखो तो मदद करनी चाहिए, लेकिन क्या करे इंसान जो डरपोक हो। मैं वैसा ही हूँ, डर जाता हूँ, मेरे पैर कांपने लगते हैं। कहीं कुछ बुरा हो जाए, पता नहीं क्यों मैं घबरा सा जाता हूँ। कहीं दंगे हो जाए, मैं घर से बाहर नहीं निकलता। मैं शुरू से ही ऐसा हूँ और आज भी ऐसा ही था। मैं जानता हूँ मदद करनी चाहिए, लेकिन जब डर ही बहुत ज़्यादा लगे तो क्या करें। मैं डर गया था, वहीं पेड़ के पीछे खड़ा रहा था, लेकिन फिर भी सब कुछ देखना चाहता था। मुझे लगा ये कातिल है जो यहाँ घुस आया है, मेरे पड़ोसी को जान से मार देगा। लेकिन वो जान से नहीं मार रहा था। वो आधा चाकू पेट में घुसाता, मुंह पर मुक्के मारता, उसके बाद वहाँ पड़ी रॉड वो बार बार उसकी छाती पर मारता, उसे उठा उठा कर पटकता। ऐसा करता रहा। वो मेरा पड़ोसी तड़पता जा रहा था। वो चीख भी नहीं रहा था, बार बार मुंह पर हाथ रख देता, जैसे चीख अपने मुंह से रोक लेता हो। उसे दर्द हो रहा था। वो लंबा चौड़ा आदमी उसे पीटे जा रहा था। उसके बाद उसने उसे घसीटना शुरू कर दिया। वो घसीटते घसीटते उसे पीछे वाले गार्डन में ले गया और मैं भी छिपता छिपाता हुआ उसे देखता रहा था। मैं उसे पीछे तक जाता हुआ देखता रहा। हिम्मत हुई ही नहीं उसे बचाने की। किसी के हाथ में चाकू हो, आपकी हिम्मत और भी कमज़ोर हो जाती है, और उसका तगड़ा शरीर। मैं क्या कर सकता था। मैंने सोचा पुलिस को बुलाता हूँ। मैंने वहीं से फ़ोन लगा दिया था। मैंने पुलिस को फ़ोन लगाया और इमरजेंसी के लिए कह दिया, यहाँ मेरे पड़ोसी को कोई मार रहा है, उसका कत्ल करने वाला है, आपको जल्दी आना होगा। मैं डर रहा हूँ, मैं मदद नहीं कर सकता। उस पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझे कहा था, अगर तुम कुछ कर सकते हो उसे बचाने की कोशिश करो। मैंने कहा, मैं अकेला हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, वो उसके हाथ में तेज़ धार हथियार है। अगर उसने मेरा भी वही हाल किया तो मैं क्या करूँगा। उसने कहा था, तुम वहाँ छिपे रहो और देखते रहो वो कहाँ भागता है, हम बस वहाँ पर पहुँचने ही वाले हैं। वो आदमी मेरे पड़ोसी को पीछे गार्डन में ले गया। वहाँ एक रॉड से ज़ोर ज़ोर से उसकी छाती पर मारने लगा। उसे दर्द तो हो रहा था, वो इतनी ज़ोर से नहीं मार रहा था कि उसकी मौत हो जाए, बस उसे दर्द देने के लिए मार रहा था। यही वो आवाज़ थी जो हमारे घर तक आ रही थी। वो उसे पकड़ कर दीवार पर मारता, कभी किसी पेड़ पर मारता, उसके शरीर पर जैसे ईंटें उठा उठा कर फेंकता, उसके शरीर की हर हड्डी को तोड़ने की कोशिश करता। उसके बाद पास में ही एक खड्डा किया हुआ था, जैसे पहले से ही उसने खड्डा करके रखा हो। बाद में मेरे पड़ोसी को जिंदा ही उस खड्डे में फेंक दिया।
मेरा पड़ोसी तड़प तो रहा था लेकिन मुंह पर हाथ रखा हुआ था ताकि उसके मुंह से आवाज़ न निकले। किसका डर था उसे? चीखना चाहिए था ताकि मैं उसकी मदद के लिए आऊं। क्या उसके साथ पहले भी ऐसा हो चुका है? लेकिन आज कुछ अलग हो रहा है। उसे उस कब्र में फेंका जा चुका है। वो ऊपर से मिट्टी भी फेंक रहा था ताकि उसे दफनाया जा सके। उस लंबे चौड़े आदमी ने उस मिट्टी को लगभग 2 ही मिनट में वहां फैला दिया, उसे ज़मीन में दफन कर दिया था। मैं घबरा गया, करूं तो करूं क्या। उसके बाद वो लंबा चौड़ा आदमी वहां पेड़ के पास खड़ा हो गया और रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और दूर से पुलिस के सायरन की आवाज़ सुनाई देने लगी। मुझ में हिम्मत आ गई, लेकिन इतनी नहीं आई कि मैं उससे उलझ पाता। मैं बाहर की तरफ भागा ताकि उन्हें बता पाऊं, यहाँ अंदर है वो कातिल, मेरे पड़ोसी को दफना दिया है। मैं भागता हुआ बाहर गया। सामने से आ रही 2 पुलिस की गाड़ियाँ, वहाँ वो रुकी और मैं हाथ हिलाकर उनको जवाब दे रहा था, यहाँ इस घर में जल्दी जल्दी, वो मिट्टी के अंदर दफन हो चुका है, वो मर जाएगा। वो भी जल्दी से भागते हुए पीछे की तरफ गए और उन्होंने सबसे पहले तो वो अंदर घंटी बजाई। उन्होंने बेल बजाई ताकि जो अंदर हो वो बाहर आ जाए। मैंने कहा नहीं, कोई नहीं है अंदर, वो अकेला रहता है, उसे पीछे दफना दिया है उस कातिल ने। वो पीछे गए और पीछे हालात ही बदले हुए थे। हर चीज़ जो काली हो चुकी थी, घास पेड़ सब सही हरे हरे रंग के। पीछे जो कब्र खोदी हुई थी जिसमें मिट्टी डाली हुई थी वो तो जैसे गायब ही हो गई। घास उगा हुआ था, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा यहीं कहीं थे, उसे दफनाया गया था। वहाँ चीखें मार रहा था मैं, और तभी मेरा पड़ोसी अपने घर से बाहर निकला। पुलिस को देखकर वो हैरान और परेशान, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और अपने पड़ोसी को देखकर मैं हैरान परेशान, तुम ज़मीन से बाहर कैसे आ गए? तुम्हें वो कातिल ने मारा था, ज़मीन में दफनाया था। मुझे देखकर वो पड़ोसी कहने लगा, कातिल? कौन सा कातिल? किसकी बात कर रहे हो? मैं तो अंदर टीवी देख रहा था और मुझे नींद आ गई थी, तभी मैंने आवाज़ सुनी। पहले तो मुझे लगा पुलिस आई होगी वैसे ही यहाँ राउंड लगाने के लिए, लेकिन बाद में पीछे से आवाज़ें आने लगी चीखने की। मैंने सोचा कौन है जो पीछे गार्डन में घुस आया है। मैं स्तब्ध रह गया था। उसे देखकर मैं हैरान था क्योंकि उसके चेहरे पर एक भी चोट का निशान नहीं। मैंने कहा इसके पेट में चाकू मारा गया था। उसने अपनी टी शर्ट ऊपर की तरफ करके दिखा दी थी। नहीं, कौन सा चाकू? तुम पागल हो गए हो? सपने से उठकर आए हो? क्या कह रहे हो? वो इस तरह से बात कर रहा था कि पुलिस वालों के सामने मैं झूठा फिर गया था। वहाँ 4 पुलिस वाले थे जो मेरी तरफ घूर कर देख रहे थे और मैं उन्हें समझाने में लगा हुआ था, मैंने सच में देखा है, यहाँ दफनाया गया था। ये कोई बहरूपिया है जो मेरे पड़ोसी का चेहरा रखे हुए है और यहाँ पर है। इसने कोई मास्क पहना होगा। मैं भाग कर गया उसका चेहरा देखने के लिए, लेकिन उसने कोई मास्क नहीं पहना था और पुलिस वाले मुझ पर बहुत ज़्यादा भड़क गए। तुम इस तरह से पड़ोसी को हाथ नहीं लगा सकते। देखो, तुम पागल हो रहे हो या तुम्हें सपना आया है? तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए। उन्होंने ये कहा था और मैं अपने पड़ोसी से दूर आ गया। सच में जो यहाँ पर हुआ ऐसा लग रहा था मौजूद ही नहीं है। पेड़, मैंने कहा, काले थे, पत्ते काले, यहाँ सब कुछ सड़ चुका था, ऊपर पंछी ही पंछी थे। अब यहाँ कुछ भी नहीं है। मैं समझ नहीं पा रहा क्या हो रहा है। क्या सच में मैं पागल हो रहा हूँ? ये बात मैंने मन में कही थी, उनके सामने कहता शायद मुझे पागल खाने भेज देते। मैंने अपने पड़ोसी से माफ़ी मांगी और माफ़ी मांगी मैंने पुलिस वालों से। उन्होंने मुझे चेतावनी दी, दोबारा फ़ोन मत करना। अगर सच में इमरजेंसी हुई तो फ़ोन करना। अगर ऐसी घटना दोबारा हुई तो तुम्हें भी जांच के लिए पुलिस स्टेशन बुलाना पड़ सकता है, और अगर तुम्हारा दिमागी संतुलन ठीक नहीं है तो तुम पर जुर्माना किया जा सकता है या तुम्हें जेल भेजा जा सकता है। उन्होंने मेरे अंदर डर पैदा कर दिया था। अगर भविष्य में ऐसी घटना हुई भी मैं पुलिस को फ़ोन नहीं करने वाला था। मेरे पड़ोसी ने मेरी तरफ ऐसे देखा था जैसे वो कुछ जानता है लेकिन बता नहीं रहा। मैं अपने घर की तरफ आ गया और घर के अंदर हर चीज़ सही थी। वो सब्ज़ी बिल्कुल ठीक थी, आलू गोभी की सब्ज़ी, और वो रोटियां डस्टबिन में बिल्कुल साफ पड़ी थी। आटा बिल्कुल सही, पानी बिल्कुल सही। यहाँ कुछ समय पहले क्या हुआ था, क्या भ्रम होता है? यहाँ कुछ अजीब है जो मुझे पागल कर देता है, या मेरा सपना नहीं टूटता, मैं उसे सच मान लेता हूँ? क्या होता है यहाँ पर? मैं पूरी रात सो नहीं पाया था, लेकिन मोबाइल पर ये ज़रूर ढूंढ रहा था, पता तो करूं यहाँ होता क्या है। मैं इस कॉलोनी की सारी जानकारी इकट्ठा करता रहा। मैं जानता रहा यहाँ कौन कौन रहने के लिए आया, क्या क्या घटनाएं हुई, बाद में कैसे निवारण हुआ, और मुझे पता चला
जो मेरे साथ हुआ था वैसा कई लोगों के साथ हो चुका था। उन्हें यहाँ खराब चीज़ें मिलती, सड़ी हुई चीज़ें, वो खा नहीं पाते। यहाँ पर पानी की सप्लाई बार बार बदली जाती। हर किसी का यही कहना था, खराब पानी आता है, रात को सड़ जाता है, दिन के वक्त ठीक हो जाता है। यहाँ पानी के टैंकर आया करते थे जो रात को वापस भेज दिए जाते थे क्योंकि पानी खराब मिलता। यहाँ पर धीरे धीरे लोगों ने घर छोड़ने शुरू कर दिए थे। घटना के बारे में ज़्यादा कवर नहीं किया गया। माना गया कि यहाँ पर कोई गैस लीक होती है जो लोगों को पागल कर देती है, लेकिन उस गैस के बारे में किसी को पता नहीं चला कौन सी गैस है। क्या सच में ऐसी गैस निकलती है जो हमें भ्रम पैदा करती है? और किसी का कत्ल होते हुए देखना कैसे हो सकता है ये सब? और एक जैसी चीज़ ही नज़र आती है। पूरी रात मैं इंटरनेट पर सर्च करता रहा और मैंने अपनी पड़ोसी की जानकारी भी ढूंढी। वो एक बैंक में काम किया करता था और बाद में उसने वो काम छोड़ दिया। लेकिन वहाँ एक और जानकारी थी जिसने मेरे होश उड़ाए थे। वहाँ उसका एक भाई भी था। उसका भाई कहीं लापता हो चुका है और उसके भाई का जब मैंने चेहरा देखा, वो तस्वीर, ये वो था जो मेरे पड़ोसी को पीट रहा था। इसका मतलब ये उसका भाई ही है। यहाँ कहीं इसने छिपा कर रखा हुआ है। ये दोनों भाई यहीं पर रहते हैं और शायद रात को लड़ते होंगे। लेकिन वो चाकू शरीर के अंदर घुसा था, खून निकला था, आंखें इसकी सूजी हुई थीं। उसने मारा था इतनी बुरी तरह से, ज़मीन में गाड़ा भी था। इतनी जल्दी ज़मीन से कैसे निकला ये? कैसे मिट्टी साफ हो गई? कैसे वहाँ पर घास आ गया? ये जवाब मुझे शायद कोई नहीं दे पाता, इंटरनेट ने भी नहीं दिया था। मैं वहाँ पर ये ढूंढता रहा कि उसके भाई को कभी ढूंढा गया या नहीं। लेकिन उसका भाई 2 साल पहले से ही लापता है। वो कहीं चला गया, उसे पूरे देश में ढूंढा गया लेकिन वो कभी मिला ही नहीं। ये उसका भाई है जो उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो मिल ही नहीं रहा। पुलिस ने ना इस केस को बंद किया और ना ही ढूंढना बंद किया, ना ही इसका भाई मिला। वो गया तो गया कहाँ? जवाब किसी के पास नहीं था। हर जगह खंगाला गया था लेकिन जवाब मिल ही नहीं पाया। यहाँ कुछ तो होता है जो समझ से बाहर होता है। सुबह ऐसे ही हो गई थी और मैं सुबह सैर के लिए निकला, लेकिन टांगें कांप रही थी। वो रात का दृश्य बार बार आंखों के सामने घूमता। वो सामने वाला घर, वहाँ वो गार्डन की सफाई कर रहा था। उससे नज़रें मिलाने की हिम्मत नहीं थी मेरी। शायद वो मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा। अगर ये गैस का ही काम है तो यकीनन उसे गुस्सा आ रहा होगा कि मुझे ये सब कैसे दिखा। लेकिन उसने दूर से आवाज़ लगाई थी। मैं भी उसकी आवाज़ सुनकर उसके करीब गया और उसे माफ़ी मांगने लगा। देखिए, माफ़ करिए, मुझे नहीं पता, मैंने रात को आपको पिटते हुए देखा। वो था जो आपको मार रहा था। उसने बहुत पिटाई की, आपको ज़मीन में गाड़ दिया था। मैंने पुलिस को बुला लिया। मैं आपकी मदद करना चाहता था लेकिन मुझे नहीं पता ये दृश्य कैसे दिखे। आप तो बिल्कुल सही सलामत हैं, कोई चोट नहीं आपके ऊपर। वो भी मुझे कहने लगा, देखो, घबराने की बात नहीं है। पहले मुझे लगा था कि तुम पागल हो, ऐसी बातें कर रहे हो, लेकिन बाद में मुझे याद आया यहाँ जो गैस वैस लीक होती है ना, उससे भ्रम होते हैं। शायद तुम्हें ये भ्रम हो रहा है कि मुझे कोई रात को पीटता है। यकीनन हर रात ऐसा महसूस होता है। मुझे भी बहुत चीज़ें दिखती हैं, मैं यकीन नहीं करता। तुम भी यकीन मत करना। रात को अगर कहीं दिखे ना यहाँ पर वैसा ही दृश्य, बस आगे की तरफ चल पड़ना, यकीन मत करना। बस ये साधारण बात है मेरे लिए, अब तुम भी इसे साधारण बना लो। मैं उससे मुस्कुराते हुए बात कर रहा था और उसने मेरा दर्द भी हल्का कर दिया था। मुझे लग रहा था वो मुझे पागल समझेगा, लेकिन वो तो मेरे दिल की बात समझ गया था। मुझे अब इस गैस पर यकीन करना होगा। लेकिन ये गैस कैसी है जो भ्रम देती है? इसीलिए ये कॉलोनी खाली है। अब समझ गया मैं। वहाँ सैर के बाद मैं घर में आ गया, कुछ सफाई की और उसके बाद घूमने के लिए एक मॉल में चला गया। पूरा दिन मैं घूमता ही रहा था। मेरा मन भी हल्का हो गया और एक फिल्म भी देख आया था मैंने। ये हॉरर फिल्म थी, इसलिए दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आए थे मेरे। लेकिन मैंने सोचा चलो कोई नहीं, ऐसी घटनाएं होती ही रहती हैं। मैं रात के 8 बजे वापस आया था और जैसे ही मैं सामान अपने घर में रख रहा था वैसी आवाज़ें फिर से पड़ोसी के घर से आ रही थीं। मैं बार बार आंखें मलने लगा। वहाँ हाथ में वो पानी काले रंग का हो गया था। मैंने वो पानी पिया। मैंने सोच लिया था चाहे जो हो जाए, सच तो पता लगा के रहूँगा। ये भ्रम क्यों होता है? पानी पिया मैंने, वो काला सड़ा हुआ पानी जिससे बदबू आ रही थी। स्वाद में ज़रा भी फ़र्क नहीं, बिल्कुल शुद्ध साफ स्वाद। उसके बाद मैंने सोचा पड़ोसी को भी देख कर आता हूँ, आवाज़ कहाँ से आ रही है। भ्रम आधा नहीं होता, पूरा ही होता है। तो पीछे अगर वो आदमी उस पड़ोसी को मार रहा होगा तो घर के अंदर भी पड़ोसी होना चाहिए जो टीवी देख रहा होगा या शायद सो रहा होगा। पहले मैं पीछे चलकर देखता हूँ।
मैं उन आवाज़ों की तरफ निकल पड़ा था। पीछे वो आदमी मेरे पड़ोसी को पीट रहा था, कभी रॉड से कभी मुक्कों से, वैसा ही दृश्य जैसे वो रिपीट हो रहा हो। वो उसे पीटे जा रहा था, चाकू घुसाए जा रहा था। मेरे पड़ोसी की आंखें सूजी हुई थी, इतनी पिटाई खा चुका था। खड्डा खोदा हुआ था, मिट्टी हटाई हुई थी, यकीनन वो उसमें उसे डाल देगा। वो डालने से पहले पिटाई काफ़ी करने वाला था, तो मैं जल्दी से गया, घर के अंदर जाने की कोशिश करने लगा और मैंने वो दरवाज़ा खोला, वो खुला हुआ था। अंदर गया, आवाज़ लगाई। मैं पड़ोसी से मिलना चाहता था, लेकिन टीवी चल रहा था, पड़ोसी वहाँ नहीं था। हर कमरे में जाकर देखा मैंने, कहीं पर कोई नहीं। हाथ मारकर बार बार मैंने सामान गिराया, ताकि ये गिरा हुआ सामान तो यहीं रहेगा ना, ये कोई भ्रम थोड़े ना होगा। बाहर जाकर भी देखता हूँ, खड्डा तो खोदा होना चाहिए। अगर भ्रम है तो सच्चा खड्डा नहीं होगा, मैं उसके ऊपर से गुजर जाऊंगा। मैं बिल्कुल पीछे चला गया और सच्चाई जानने के लिए, अपने पड़ोसी को पिटने से बचाने के लिए, मदद के लिए करीब पहुंचा। मैंने उस हट्टे कट्टे आदमी को पहली बार पकड़ा था। मैंने हिम्मत की थी, मैं डरपोक हूँ, लेकिन जब आपको लगे कि बाहर कुछ ऐसा हो रहा है जिस पर यकीन नहीं करना चाहिए, तो हिम्मत आ जाती है। पहली बार इस घटना ने मुझे हिम्मत वाला बना दिया था। मैंने उस हट्टे कट्टे आदमी को पकड़ा और पीछे गिरा दिया, और मुझे देखते ही वो हैरान, जबकि नीचे पड़ा मेरा पड़ोसी वो भी हैरान सा। उसके बाद मैं चलता गया। मैं उस खड्डे के ऊपर पैर रखना चाहता था। मैंने खड्डे पर पैर रखा और धड़ाम से मैं नीचे गिर गया। मैं उस कब्र के अंदर था और वो 6 फुट गहरी कब्र थी। मेरे हाथ तक बाहर नहीं आ पा रहे थे। मैं उसमें फंस गया था, जैसे बाहर आने का कोई रास्ता ही ना हो। मैं चीखने लगा, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। मुझे लगा था ये सब झूठ है, लेकिन ये सच है। मुझे चोट लगी है, मैं खड्डे में गिरा हूँ। इसके बाद मैं मजबूरी में चीखें मारता रहा, लेकिन मेरी मदद करता कौन? मेरा पड़ोसी या उसका भाई? वो क्या था, भ्रम या सच्चाई? लेकिन वहाँ दोनों ने हाथ अंदर की तरफ लटकाया था। मैंने दोनों का हाथ पकड़ा। उनके खींचने के कारण मैं उस खड्डे से बाहर आ पाया था। बाहर आने के बाद मैं एक तरफ बैठ गया, क्योंकि मैं थक गया था, मैं डर गया था। मैं चीखें मार मार कर बुरे हाल में पहुंच चुका था। लेकिन मेरे पड़ोसी के भाई ने फिर से उसे पीटना शुरू कर दिया। वो उसे पीटे जा रहा था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था ये कर क्या रहे हैं, कैसे हो रहा है ये सब। मैंने फिर से उस हट्टे कट्टे आदमी को पकड़ लिया और पीछे गिरा दिया। वो हैरानी से मेरी तरफ देखने लगा। तभी मेरे पड़ोसी ने हाथ दिया। ना, उसने मुझे रुकने के लिए कहा। मैं अपने पड़ोसी को बचाना चाहता था। मैंने उसे खींचकर पीछे की तरफ ला दिया और तभी वो सामने हट्टा कट्टा आदमी अपने हाथ में पकड़ी वो रॉड, अपने हाथ में पकड़ा वो चाकू नीचे गिरा चुका था और मुस्कुराते हुए कह रहा था, तुम्हारी सज़ा खत्म हुई। और उसके ये शब्द थे जिसके बाद मेरा पड़ोसी, वहाँ उसके चेहरे पर बहुत निशान थे, चोट के निशान थे। वो उठ खड़ा हुआ, उसने मुझे गले लगा लिया। गले लगाने के बाद जैसे ही वो पीछे हटा, उसके चेहरे पर वो निशान हट चुके थे, शरीर पर चाकू के निशान हट चुके थे। और जैसे ही मेरी नज़र उसके भाई की तरफ पड़ी, वो धीरे धीरे गायब होने लगा। पहली बार मैंने एक प्रेत आत्मा देखी थी जो मेरी आंखों के सामने से गायब हो रही थी। उसने इशारा किया था कब्र की तरफ। वहाँ कब्र भी धीरे धीरे भर गई थी। उसके बाद वो धुंधला धुंधला सा दिखता रहा था, लेकिन वो कब्र के अंदर समा गया। मैंने पड़ोसी से कहा था, क्या ये सच है या भ्रम है? मुझे सच बता दो, मैं जानना चाहता हूँ सच क्या है। मेरे पड़ोसी ने चलते चलते मुझे जवाब देना शुरू किया था, ये मेरा शाप है। 2 साल पहले मेरे भाई से लड़ाई हो गई थी। मैं इस तरह बेरहम बन गया था। मैंने अपने भाई की पिटाई करके उसकी मौत कर दी, उसे मार दिया। मैंने इसी तरह पीट पीट कर मारा था। चाकू पेट में घुसाए थे, मुक्के बरसाए थे, रॉड से पीटा था। धीरे धीरे उसे यहीं खड्डा खोद के दफना दिया था। मुझे नहीं पता था वो जिंदा था, अभी मरा नहीं था। जिंदा को दफना दिया था। अगले दिन से ही वो शाप यहाँ फैल गया। वो हर रात उठता है, मेरी पिटाई करता है, मेरा भी वही हश्र करता है। उसके बाद मैं ठीक हो जाता हूँ। मैं किसी को बताने की कोशिश करता हूँ, बता नहीं पाता। मैं अपने गुनाह की सज़ा चाहता हूँ। मैं भी जेल में उसी तरह तड़पना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ इस शाप से निकल पाऊँ। जेल में सांस तो लूँगा, लेकिन ये पिटाई हर रात होती है। वो दर्द मैं हर रात सहता हूँ। तुमने मुझे बचाया है। ये शाप इसी तरह रुकता है। कोई मेरी मदद के लिए नहीं आया, तुम पहले हो।
मैं इस शाप से बच चुका हूँ। इसके बाद वो अपने घर लेकर गया और अपने घर से उसने खुद पुलिस को फ़ोन लगाया था। 2 साल पहले की घटना बताई थी। उसने कहा मेरा भाई मिल गया, मुझे पता चल गया और मुझे पता चला है मेरे पड़ोसी के कारण। वहाँ आधे घंटे बाद पुलिस आ गई। उसने पुलिस के सामने अपना पूरा गुनाह कबूल कर लिया। वहाँ खुदाई हुई, उस कब्र से हड्डियों का ढांचा निकला था जो उसके भाई का था। ये वही जगह थी जहाँ पर मैंने देखा था वो खड्डा जहाँ इसे दफनाया जाता था। यकीनन पुलिस इस बात पर यकीन नहीं करती और उसने किया भी नहीं। वो बस यही कह रही थी कि मैंने अपने पड़ोसी को समझाया, जिस कारण उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। मेरे पड़ोसी को क्या सज़ा हुई मुझे नहीं पता, लेकिन उसने पूरा गुनाह कबूल कर लिया था, इसलिए सज़ा तो होनी ही थी। पुलिस वाले भी मेरी तारीफ़ भी कर रहे थे और इसी के साथ मुझ पर हंस भी रहे थे कि मैं आधा पागल हूँ जिसे रात को अजीब अजीब चीज़ें नज़र आती हैं। मैं उस घर में अब भी रहता हूँ और उसे खरीद चुका हूँ। यहाँ कभी भी वैसे काले पेड़ नज़र नहीं आए, अजीब जानवर नज़र नहीं आए। रात को अपने आप पानी खराब नहीं होता और ना ही खाना खराब होता है। वो शाप अब खत्म हो चुका है, लेकिन वो यादें अब भी आंखों के सामने घूमती हैं। कई घर बिक चुके हैं, साधारण सी स्थिति हो चुकी है। मेरे कारण वो शाप खत्म हुआ जो कभी हमारी इस कॉलोनी को डराया करता था।